हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीछे साइंस का भी वीडियो डाल रहे थे, लेकिन उसमें हम कोई चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट नहीं करा रहे थे। लेकिन अब एक वीडियो में ही एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1 से 1.5 घंटे का होगा, लेकिन आप इसे देखिएगा धैर्य लगे, क्योंकि एक वीडियो में आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम क्या देखेंगे, मतलब इस वीडियो में हम कौन सा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, जो कि भौतिकी का अध्याय 1 है। ये क्लास 10 का वीडियो है और इसमें हम इस तरह समझाएंगे कि आपको एक एक शब्द दिमाग में समझ में, मतलब दिमाग में घुसा देंगे हम। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखने हैं। और इसका पीडीएफ सबसे जरूरी है, इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप इसका पीडीएफ कम से कम ले लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ को आप घर में रिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की ओर, यानी इस चैप्टर को आज हमें ख़त्म करना है और बिल्कुल आसान भाषा में समझें और बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10, मतलब यहाँ देखें क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, संपूर्ण अध्याय एक ही वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले इसके बेसिक की तरफ। इस अध्याय में कुछ बेसिक आता है, जैसे कि सबसे पहले इसमें बेसिक आ जाता है या प्रकाश। यहाँ लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन। ये सबसे पहले यही देख लेते हैं कि प्रकाश कहते हैं किसे। यहाँ लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे प्रकाश क्या है, इसके उत्तर में लिखेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसका सिद्धांत अब ये समझिए कि प्रकाश वह कारक है, मतलब प्रकाश वह चीज़ है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यदि आप कोई चीज़ को देखते हैं, यदि आप सामने मोबाइल को देख रहे हैं जिसमें हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी प्रकाश की सहायता से देखना। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप उसे भी नहीं देख पाएंगे जिसे आप भी देख रहे हैं। और इसके बाद 3-4 पॉइंट लिख दिया गया जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है ये एक ऊर्जा का रूप है। अब ऊर्जा बहुत प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में आप 9th में पढ़े होंगे, नहीं तो आगे पढ़ लेंगे, ठीक। अब यहीं पर लिखा गया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और इसके आगे लिखा गया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और प्रकाश की चाल किसमें कितनी होती है, इसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, यानी प्रकाश के अवतरण में पढ़ेंगे। और इसमें इतना ही समझ लिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। उसके आगे है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। यदि आप सोचते होंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में तो होती है, लेकिन निर्वात में कितनी होती है, इसके उत्तर में मतलब यहाँ लिखेंगे आप 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी यहाँ समझिए कि 3×10⁸, यानी 3 पर 8 वो शून्य, ऐसा आप समझ लिए। नहीं तो अगर आप इसे अथी में बदलना चाहेंगे, यानी किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चल जाता है। कहाँ पर, निर्वात। निर्वात तब कहाँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, निर्वात वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब इसके आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में, ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी सीधी रेखा, पूरा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे आप समझिए कि कोई सीधी रेखा, जैसे ये सीधी रेखा है, नहीं ये सीधी रेखा नहीं बना, मतलब यहाँ समझिए कि ये सीधी रेखा है, यहाँ ये सीधी नहीं, लेकिन ये समझिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सरल रेखा में गमन करती है, वक्र रेखा में गमन नहीं करती है। और इसके बाद एक सबसे लास्ट पॉइंट लिखा गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक होता है, यहाँ पर लिखा गया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये तरंग क्या है, अभी इन तरंग के बारे में आपको आगे की कक्षा में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ समझिए, यहाँ सिर्फ ये याद रख लीजिए कि प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर हमारा प्रकाश के बारे में ख़त्म होता है। अब आगे देखेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में, और यहाँ देख लेंगे एक प्रकाश यहाँ से आ रहा है, सूर्य से प्रकाश है, जैसा कि आप जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी प्रकाश। यहाँ एक बार फिर से देखते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है और यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी आगे में अब देखते हैं क्या प्रकाश स्रोत है, यानी प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है। तो प्रकाश तो हम देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत तो सबसे पहले ही जानते हैं। प्रकाश स्रोत कहते किससे, इसके उत्तर में कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी जहाँ से प्रकाश निकलता है, जैसे कि सूरज हो गया,
जैसे आपके अगर घर में बल्ब जला तो बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, तारा हो गया, तारा से भी रात को निकलता है प्रकाश, लालटेन हो गया, ये सभी जो है प्रकाश के स्रोत हैं। और प्रकाश के स्रोत एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत, एक होते हैं मानव निर्मित स्रोत। यहाँ देखिए प्राकृतिक स्रोत में आ गया सूरज आ गया, और आ गया क्या, और तारा आ गया। मतलब ये समझिए कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, जिसे हम नहीं बनाए, वो हो गया क्या, मतलब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जिसे हम बनाए वो हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे कि लालटेन, बल्ब, ये सब भी होगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक, अब यहाँ पर हमारा प्रकाश स्रोत खत्म होता है। यानी कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ये समझिए कि प्रकाश जहाँ से निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक, अब अगला है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। इसका ये समझिए कि जो स्वयं पदार्थ उत्सर्जित करता है, पदार्थ ने जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी वो अपने प्रकाश देता हो, जैसे कि सूरज, तारा, ये सभी जो है ये सभी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला है अदीप्त। अदीप्त मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, ये सभी होगा क्या, रुक जाइए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे आत्मदीप्त। आत्मदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जो स्वयं प्रकाश देता है, जैसे कि होगा सूरज, तारा, ये सभी स्वयं प्रकाश देता है। लेकिन अदीप्त में हो जाएगा जो स्वयं प्रकाश नहीं देता हो, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा मेज, हो जाएगा कुर्सी, हो जाएगा टेबल, हो जाएगा, यानी आपके आसपास जितने भी चीज़ हैं जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, यानी जिससे प्रकाश नहीं आपको आ रहा है। जैसे कि आपके घर के बगल में होगा चौकी लगा होगा, दीवार लगा होगा, बहुत चीज़ होता है जिससे प्रकाश नहीं निकलता, वो हो जाएगा अदीप्त पदार्थ। और जिससे प्रकाश निकलता है उसे वो हो जाएगा आत्मदीप्त पदार्थ हो जाएगा। ठीक, और ये सभी जो अभी हम देख रहे हैं ये सभी बेसिक है, और इसके आगे मेन चैप्टर शुरू होगा। ठीक, तो ये बढ़ते हैं आगे। हम देख लेते हैं, ये दो यहाँ पर पॉइंट है। पहला है किरण। क्या है, किरण। किरण किसे कहते हैं, और इसके आगे देखेंगे तो यहाँ आगे में है क्या है, किरण पुंज, यानी आज के आगे ही देखेंगे किरण पुंज के बारे में। यहाँ सबसे पहले देखते हैं किरण के बारे में, यानी किरण कहते किसे। अब वो नाम बड़ा किरण नहीं समझिए कि ये कोई दूसरा किरण है। कब देखते हैं आगे, मतलब किरण किसे कहते हैं, लिखेंगे कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। यानी एक कोई सरल रेखा है, इस पर प्रकाश चल रही है तो उसे क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। अब सीधा ये समझिए कि प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है वो किरण कहलाता है। ये प्रकाश जिस रास्ता पर गमन करता है उसे कहते हैं किरण। अब इसके आगे है किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इसका दूसरा नाम है प्रकाश पुंज। हाँ, अब यहाँ लिखेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी यहाँ देखा कि किरण यानी प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसे कहते हैं किरण, और अगर किरण का बहुत सारा समूह है तो उसे कहेंगे किरण पुंज। ठीक, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें था समझिए कि किरण यानी प्रकाश जिस पर चलता है, यानी प्रकाश जिस सीधी रास्ता पर गमन करती है उसे कहते हैं किरण, और किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। ठीक, अब ये किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। इसके आगे देखते हैं, ये किरण पुंज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, और इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला कौन सा है, पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा कौन सा है, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अब यदि आप नाम से यदि आप नाम को देखेंगे तो इस नाम से भी इसका बहुत अर्थ निकलता है। अपसारी यानी अपसारी मतलब ये आगे की ओर बढ़ता है, और समांतर मतलब पैरेलल जाता है। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो इसके आगे इसका परिभाषा लिखा गया और इसको डिटेल से समझेंगे। और अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब इसका परिभाषा डिटेल से इन तीनों को समझते हैं, अपसारी, समांतर, अभिसारी किरण पुंज को, इन तीनों किरण पुंज को। चलिए पहला है कि अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर ये छपा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अपसारी किरण पुंज में लिखेंगे कि वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हो, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। सबसे पहले हम क्या बताते हैं, सबसे पहले आप ये याद पाइए, यानी याद कीजिए कि किरण पुंज कहते हैं कैसे। हम क्या बताते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी, यहाँ आ रहा है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ताकि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है, यानी एक बिंदु से निकलती हुई, जैसे यहाँ एक बिंदु है, इससे सभी किरणें निकलती, यानी इससे सभी किरण जो है बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है, तो अपसारी। इसका ट्रिक याद है कि यहाँ अप निकालिए। अप मतलब क्या होता है, अप मतलब निकालना। सिखाइए आप ये याद डालिए, अप मतलब निकालना। ऐसे तो अप मतलब होता है ऊपर, लेकिन ये समझिए
एफ मतलब निकल रहा है और रही क्लिक बन गया, यानी एफ मतलब निकलना, यानी इसमें जो होगा किरण पुंज, इसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी फैलती हुई प्रतीत होती है। चलिए बढ़ते आगे। समांतर, इसमें तो कोई दिक्कत, यहाँ चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक बिंदु ऐसे सभी किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही है। एक अब कहता है समांतर, इसके तो मतलब नाम में ही स्पष्ट है, समांतर यानी वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी किरणें आपस में समांतर हो, यानी पैरेलल जा रही है, यानी ये कभी एक दूसरे को प्रतिशत नहीं करेगी, और ये होगा समांतर किरण पुंज। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर जो है कि अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इसमें से देखिए पहला में क्या होता था कि एक बिंदु से निकलता था और दूसरा में समांतर जाता था, और तीसरा में क्या होगा, एक बिंदु पर मिलेगा। अभिसारी में क्या होगा कि वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। अब वो देखिए अपसारी में एक बार फिर से याद पता है कि अपसारी में क्या होता था कि एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती थी, और समांतर में क्या होता है कि सभी किरण समांतर जाती थी। और ये अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पर, जैसे एक बिंदु को यहाँ पर लीजिए, इसको सबसे पहले साफ करते हैं। एक बिंदु पर ले लीजिए, इसमें सभी किरणें जो होगी यहाँ पर आते हुए प्रतीत होगी, यानी ऐसा आपको महसूस होगा कि जो सभी किरणें हैं वो यहाँ पर आके रुक जा रही है, तो इसे कहेंगे अभिसारी किरण। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी किरणें इधर आके यहाँ पर एक बिंदु पर आके रुक रही है, यानी यहाँ आके मिल जाती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक, और चलिए यहाँ पर हमारा ये किरण पुंज वाला जो होता है टॉपिक यह समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आपको ये किरण पुंज वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसे पीछे भी जितना पढ़ा है वो भी समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को। अब किरण किसे कहते हैं? किरण उसे कहते हैं, मतलब प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसे कहते हैं किरण। और ये किरण पुंज जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। और किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों का समूह को। और ये किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। अपसारी में क्या होता है कि जो सभी किरणें होती है वो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, और समांतर में सभी किरणें एक दूसरे के समांतर जाती है, और अभिसारी में एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी आगे कौन सा टॉपिक है? आगे है प्रकाशीय माध्यम। आगे कौन सा है? प्रकाशीय माध्यम। लेकिन इसके बारे में कोई मतलब ज़्यादा चर्चा नहीं होता है, तब पर भी इसके बारे में बताते हैं कि प्रकाशीय माध्यम मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक पहुँचती है। जैसे यदि आप कहीं हैं तो वहाँ से प्रकाश की किरण आपकी आंखों तक पहुँच रही है, तभी तो आप कोई चीज़ को देख रहे हैं। और जिस माध्यम से आपकी आंखों तक ये प्रकाश पहुंच रही है उसे कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। जैसे कि आपके पास तो पहुंच रही होगी, अधिकतर आदमी के पास पहुंच रही होगी हवा के पास, नहीं हवा के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है प्रकाश। जैसे सूर्य से निकल रहा है, बर्फ से निकल रहा है, तो आपकी आंख तक जिस माध्यम से आपके आंख तक मतलब प्रकाश आ रहा है वो होगा प्रकाशीय माध्यम। और ये प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार की होती है। कौन सा? पहला होता है समअंगी माध्यम, दूसरा विसमअंगी माध्यम। और सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण रहेगा हवा पानी जो है ये प्रकाशीय माध्यम। उसके अलावा भी बहुत चीज़ है जो कि प्रकाशीय माध्यम है, जिससे प्रकाश गुजरती है। और ये जो प्रकाशीय माध्यम ये 2 प्रकार की होती है। और पहला है समअंगी माध्यम, दूसरा है विसमअंगी माध्यम। समअंगी माध्यम में क्या होता है कि समअंगी माध्यम से यदि आप अक्षर से देख रहे हो तो ये होता है समअंगी मतलब एक समान। ये समझिए कि एक समअंगी मतलब एक समान, यानी इसमें जितने भी कण होंगे वो सभी एक समान गुण को प्रकट कर रहे होंगे। हम देख नहीं सकते हैं कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, इसके समअंगी माध्यम को। और विसमअंगी में इसका देखिए विसमअंगी यानी एक समान नहीं है। यहाँ देख लीजिए यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, किसके? विसमअंगी का। और यहाँ आप देख रहे हैं समअंगी यानी समान, विसमअंगी मतलब समान नहीं। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। समअंगी का एग्जाम्पल हो जाएगा जल कांच में जितने भी कण होंगे यानी उसके जितने भाग होंगे उनका गुण और बनावट एक समान होगा। लेकिन जो विसमअंगी होंगे से हवा, अब कहेंगे कि हवा में धूल कण मिला रहता है, बहुत चीज में आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत चीज में मिला रहता है, इसलिए हो जाएगा विसमअंगी। इसके जितने भी प्रत्येक भाग होंगे उनके गुण और बनावट ये सभी अलग होंगे, यानी एक समान नहीं होंगे। यदि हवा का दूसरा कण है, यानी हवा का एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन, यदि नाइट्रोजन का गुण ये है तो ऑक्सीजन का गुण अलग होगा। यानी ये समझिए कि सीधा कि विसमअंगी में जितने भी भाग के होंगे यानी उसके भी जितने भी अवयव होंगे उनके गुण और बनावट एक समान नहीं होंगे, मतलब वो विसमान होंगे। ठीक। और रही था प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? सीधा ये समझिए कि जिस माध्यम में प्रकाश चलती है
उसी को कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। ये दो प्रकार का होता है, समअंगी विसमअंगी। समअंगी में क्या होता है, समअंगी में उसके जितने भी कण होते हैं वो उनके गुण और बनावट एक समान होते हैं, लेकिन विसमअंगी में ऐसा नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा टॉपिक है, आगे है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। यानी प्रकाश गमन कर रहा है, यानी प्रकाश चल रहा है, उसके आधार पर इसके आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे तो पदार्थ बहुत प्रकार के होते हैं, वो बहुत आधार पर बांटे जाते हैं, लेकिन प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी प्रकाश जिस आधार पर चलता है उस आधार पर ये जो पदार्थ है इसे 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला कौन सा है, पहला है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब ये समझिए कि पारदर्शी में क्या होता है, पारदर्शी यानी एक पार से दूसरे पार हम देख सकते हैं। इसको परिभाषा में लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है। यानी पारदर्शी जो पदार्थ होगा उससे प्रकाश की किरण इस पार से तो उस पार जा सकती है। जैसे ये समझिए कि ये जो है ये पारदर्शी माध्यम है, यदि इधर से हवा आ रही है तो इस पार चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी ये पूर्णतः चल जाएगी। लेकिन अपारदर्शी में क्या होगा, इसमें प्रकाश की किरण एक पार मतलब इस पार से उस पार नहीं जा सकती है। जैसे यहाँ पर इस पार से उस पार जा पा रहा था, लेकिन इसमें अपारदर्शी में ऐसा नहीं होगा। एक होता है पारभासी। पारभासी में क्या होता है, इसमें अंश यानी थोड़ा थोड़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा यानी बहुत सभी नहीं जाता। जैसे यहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये मान लीजिए ये 3 आ रहा है, मतलब हम उदाहरण में लेते हैं तो ये 2 ही जाएगा, ये नहीं जाएगा। मतलब ये समझिए कि इसमें अंश था, पारभासी में अंश था नहीं, थोड़ा मोड़ा दिखाई पड़ता है, और वह पारदर्शी में पूरा दिखाई नहीं पड़ता है, और पारदर्शी में पूरा दिखाई पड़ता है। और यहाँ एग्जाम्पल पारदर्शी का एग्जाम्पल हवा और अपारदर्शी का पत्थर। ऐसे बहुत आप ले सकते हैं। यदि आप जिंदगी में देखें, जैसे पारदर्शी का हो जाएगा हवा, कांच हो जाएगा, अपारदर्शी का पत्थर हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, पारभासी का तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, बहुत होता है, उससे आप देख लीजिएगा, ठीक। और ये होगा प्रकाश गमन के आधार पर, और ये सभी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ये बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इसका उदाहरण दीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव देगा पूछ कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारदर्शी पदार्थ है, ठीक। तो आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देगा, मतलब 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको एक चुनना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है कि प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ हम पहले भी क्या पढ़े थे, इससे पहले जितना भी हम पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, इससे पहले जो भी पढ़े थे, जितना भी पढ़े थे, वो सभी इस चैप्टर का बेसिक था, यानी वो सभी इस चैप्टर का लीड था। यदि आप उन सभी को नहीं पढ़ेंगे तो ये सभी को समझ में नहीं आएगा। और यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन। यहाँ सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन। यदि कोई वस्तु है, मतलब समझिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है और ये प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है और यहाँ से टकरा है और यहाँ से लौट गया, तो ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। और ये परावर्तन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला परावर्तन है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। पहले ये देखते हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित आप देख लें कि नियमित यानी रेगुलर, और अनियमित मतलब इनरेगुलर, यानी ये रेगुलर होगा, यानी एक समान तरीका से होगा। इसके परिभाषा में देखते हैं कि वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से होता है नियमित परावर्तन कहलाता है। इसके अब यहाँ पर देखते हैं, चित्र में देखते हैं। अब देखिए कि ये एक सतह है, इससे जो सभी परावर्तन होगा ये मतलब एक समान होगा, यानी जो इसका सतह होगा यही इसका सतह होगा, ये जो सतह होगा ये चिकना होगा, यानी इसमें कोई उभरा खुबरा नहीं होगा। और इससे जो परावर्तन होगा ये एक समान होगा, यानी इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। और लेकिन ये जो अनियमित है, इसमें जो होगा ये जो परावर्तन होगा ये रुखरी और चमकीली सतह से नियमित होगा, यानी इसका जो सतह होगी ये रुखरी होगा। इसका सतह कैसे होगा, जैसे ये देखिए, इसका सतह कैसे होगा, इसका सतह इस तरह से होगा, यानी इसका सतह रुखरी होगा। जैसे ये आ रहा है, ये इधर चल गया और ये इधर चल गया, इसमें कोई मतलब एक समान नहीं होता है, इसमें कोई नियमित तरीका से नहीं होता है। और ये हो गया अनियमित। अनियमित मतलब ये समझिए कि जो इसका सतह होगा ये होगा रुखरा और नियमित में हो जाएगा चिकना हो जाएगा, ठीक। और रही 2 प्रकार का परावर्तन होता है, और इसके बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है प्रकाश के परावर्तन के, नहीं यहाँ पर कोई आता है, हमें लगा कि ये नियम आगे आएगा।
आगे आएगा। ठीक, अब इसके है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। अभी यहाँ पर हम बोल रहे थे कि परावर्तक सतह, अभी हम समझते हैं कि परावर्तक सतह कहते किसे हैं। यहाँ इसके थी में लिखेंगे, मतलब इसके आंसर में लिखेंगे कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी जैसे अब यहाँ पर देख रहे थे कि देखिए इससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, इससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, तो ये जो सतह हो जाएगा वही कहलाएगा परावर्तक सतह। यानी जिससे परावर्तन होगा वही कहलाएगा परावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, समझ गए। चलिए देखते हैं आगे है किरण आरेख। इसके बारे में आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किरण आरेख किसे कहते हैं, इसके उत्तर में कहेंगे कि प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले आरेख को किरण आरेख कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश जा रही है और इसको एक आरेख की सहायता से हम दर्शा दिए, तो इसे ही कहेंगे किरण आरेख है। इसमें कोई मतलब ज़्यादा बात नहीं है, इसे अब थोड़ा समझिए। चलिए हटाइए, चलिए बढ़ते हैं आगे है कि कुछ प्रमुख पद की परिभाषा। यानी हम यहाँ पर समझेंगे कि छोटा मोटा पद होगा उसकी परिभाषा देखेंगे। जैसे कि इसमें पहला है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, इसका देखते हैं कि लिखेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इस चित्र को समझिए। इस चित्र में क्या है, यहाँ पर कहता है कि ये जो है ये क्या है, ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है और इससे ये एक किरण आ रही है, ये एक किरण आ रही है इधर से, और ये परावर्तन के बाद ही ये किरण निकल गई। अब ये समझिए कि हम पहले बताए थे यहाँ पर कि ये जो नीचे है यानी जिससे परावर्तन हो रहा है इसे कहेंगे परावर्तक सतह। इसे क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक, और अब इसके बाद नया बात सीखिए क्या कि जो किरण आ रही है, मतलब जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, इसे आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण इससे आगे जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ तक समझिए। अब इसके बाद समझिए क्या, इसके बाद समझिए। अब यहाँ पर इसके पहले हम क्या समझ रहे हैं, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया क्या, अपवर्तक सतह हो गया। अब इसके बाद समझिए, और इसके बाद हम अभिलंब डालते हैं। अभिलंब किस पर डालते हैं, अभिलंब डालते हैं आपतन बिंदु पर। अब आपतन बिंदु किसे कहते हैं ये पहले समझते हैं कि आपतित किरण जो होती है वह मतलब अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, जैसे ये यहाँ पर मतलब यहाँ पर आई, अब यहाँ पर हम बताते हैं जैसे ये यहाँ पर आई, मतलब ये होगा क्या, ये हो गया अपवर्तक सतह, नहीं आपतन बिंदु होगा। मतलब ये समझिए कि अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। और हम आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये हो गया अभिलंब हो गया। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। और इसमें इतना ही था, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं था। क्या कौन सा बात था, देखिए सबसे पहले जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो इससे लौट कर जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं उसे कहते हैं अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। इसे आई से सूचित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तन किरण के जो बीच मतलब कोण बनता है उसे कहते हैं आर है, यानी आर से सूचित किया जाता है, यानी परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें इतना है और इसके आगे देख लिया जाएगा। चलिए यहाँ परिभाषा देखते हैं। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसके पीछे पे यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये हो गया सतह और इस पर ये किरण पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सा किरण हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। इसके बाद आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती उसे कहते हैं आपतन बिंदु। यानी हम देख सकते हैं कि जिस सतह से ये टकराए, यानी यहाँ से ये टकराए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और देखिए ये जिस सतह से टकराए इसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। और ये हो गया आपतन बिंदु, यहाँ पर ये जो बुरू बड़ा ये हो जाएगा आपतन बिंदु। नहीं, जिस बिंदु पर आपतन किरण सतह से टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अब अगला है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण में क्या लिखेंगे कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ समझिए ये परिभाषा मतलब थोड़ा घुमा कर दे दिया। इसमें समझिए कि जिस माध्यम में आपतित किरण आए, जैसे मान लीजिए ये हवा में चलकर आया और ये हवा में ही जो किरण लौट गया उसे कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक, इसमें ज़्यादा कोई घुमाने वाली बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। ताकि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है और यदि वह उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे कहेंगे परावर्तित किरण। अगला है अभिलंब। आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु था इस पर अगर लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा अभिलंब। ठीक,
अब अगला है आपतन कोण। आपतन कोण में क्या लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतित मतलब आपतन कोण कहते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर इसको मतलब सब समझिए। आपतन है मतलब आपतित और अभिलंब के बीच, और यहाँ प्राबल्तन ये हो जाएगा प्राबल्तित और अभिलंब के बीच होगा, ठीक। और इसको आप शब्द से ही पकड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ समझ गए होंगे इसमें क्या था। इसको शुरू से देखते हैं। आपतित किरण यानी क्या होगा, मतलब सतह पर जो किरण पलती है उसे कहते हैं आपतित किरण। अगला है आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण मतलब टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अगला है परावर्तित किरण, यानी जो लौट के जाती है। अगला अभिलंब, आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं। अगला है अपतन बिंदु। अपतन बिंदु में क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। और अगला है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में लिखेंगे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हैं उसे उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम। यहाँ समझिए किसमें आपको समझना है। देखिए यहाँ पर समझिए कि यह कोई सतह है, इसे प्रकाश की किरण आई और यहाँ से ले गई, और यहाँ पर जो आई, यहाँ पर इसको आने में जिन नियमों का पालन करते हुए ये लौट गई। देखिए ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तन किरण। और यहाँ पर अगर लौटी तो इसमें यह जो है यह कुछ नियमों का पालन करती है। वह नियम क्या है इसके आगे देखेंगे। और जो नियम का पालन करती है उसे कहते हैं परावर्तन का नियम, ठीक। और यही यहाँ पर भाषा में लिख दिया गया है, यानी परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नियम। और एक बात और कि इसके बारे में यानी परावर्तन के नियम के बारे में एक अलग वीडियो बना दिया गया है, यदि आपको ज़्यादा जानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में एक अलग वीडियो बना दिया गया। इसका लिंक मतलब नीचे दिया गया, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए देखते हैं इसके नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो मतलब नीचे लिखा गया। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए ये जो है ये हमें भी समझ में नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं समझा सकते। ऐसे समझिए कि ऐसा तो हम आपको यहाँ इस पेज पर नहीं समझा सकते, इसके बारे में तब पर हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको समझाते हैं। जैसे ये हो गया कोई सतह, इस पर ये किरण आई और ये चले गई, और ये देखिए ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर ये लंब डला गया। अब ये कहता है क्या, ये जो तीनों है ये तीनों एक ही तल में होगा। अब ये तल का मतलब क्या होता है ये आप नहीं समझते होंगे, सच में नहीं समझते होंगे। देखिए तल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक सतह से घुमा कर देखें, यदि आप यहाँ से इसे देखेंगे, यदि आप इसे यहाँ से देखेंगे तो ये तीनों जो होगा एक ही सतह में दिखाई पड़ेगा। यानी यदि आप इसे अगर कोई तल पर रख देंगे तो ये एक समान ढला जाएगा, इसके कोई उभर खाबर नहीं होगा। इतना समझिए, नहीं तो आप ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो आप ही खुद समझेंगे कि इसको सीधा याद कर लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम बताए थे कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से, यानी आई जो है ये आर के बराबर होता है। और ये है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या था, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसके बारे में एक अलग वीडियो बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे देख सकते हैं। चलिए अगला है, इसके आगे पॉइंट आता है। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, यानी आपको हर एक टॉपिक समझ में आ रहा है और आपको साउंड में प्रॉब्लम होता होगा, इसका कारण है क्या, अभी रात के 12 बज रहा है और अभी हम वीडियो बना रहे हैं और हम टेबल और कुर्सी पर बना रहे हैं, जिससे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। आप इसे थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा, आगे से ध्यान रखेंगे। देखिए, और यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंप्लीट कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको हर एक वीडियो मिलेगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझको जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, यह प्रतिबिंब। और अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है, प्रतिबिंब के बारे में शुरू होता है टॉपिक।
और प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये देखते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए पतित होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कि हम पढ़ते होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, ये आप क्या क्या पढ़ते हैं इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चिंता मत करिए, हम आपको समझाएंगे। देखिए हम कहता है क्या कि ये समझिए, सबसे पहले कोई दर्पण ले लेते हैं। यहाँ पर एक दर्पण हो गया, ताकि कोई भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण चलकर आ रही है, ये होगा प्रथनक, इसके बारे में आगे है, ताकि चलकर आ रही है और ये दर्पण से परावर्तन के बाद यदि ये दर्पण से परावर्तन हो रही है और इसके बाद ये जहाँ पर भी मिल जाएगी और यहाँ पर 2-3 किरण मिलेंगे, यानी कम से कम मिलने के लिए 2 किरण चाहिए। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी किरण चाहिए, 2 किरण, तो ये प्रतिबिंब बन सकता है। और यहाँ पर 2 किरण जहाँ पर आके मिल जाएगा वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और यदि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, एक में मतलब वास्तव बनेगा, एक में काल्पनिक बनेगा, यानी ये वास्तव में मिल रही है तो ये बनेगा प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि वास्तव में नहीं मिल रही है तो बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके बारे में आगे इसके प्रकार में देखेंगे। और यही हमारा प्रतिबिंब, यानी कि यही सीधा समझिए कि मतलब जहाँ पर 2 बिंदु मिल रही है, यानी जहाँ पर 2 रेखा काट रही है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसके बारे में आगे देखेंगे, आगे कहाँ पर देखेंगे कि जब हम किरण आरेख देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इसके बारे में। हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे वास्तविक और काल्पनिक के बारे में समझते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ पर हम बता दें कि यदि वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तव में नहीं मिलता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। वहाँ लिखेंगे कि यदि वास्तव में मिलती है, यहाँ लिखा गया वास्तव में मिलती है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और इसके आगे लिखा गया कि यदि किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, यहाँ देखिए प्रतीत, यानी ये वास्तव में काम नहीं हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। ये सीधा समझिए काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। और इसके बाद इसमें 2 पॉइंट लिखा गया। अभी 2 पॉइंट क्यों लिखा गया, जब आप अंतर निकालेंगे, यानी पोस्ट में प्रश्न पूछेगा तो इसके बारे में लिखा गया 2 पॉइंट, अंतर जब लिखेगा तो उसके बारे में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और देखिए एक बात समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। अब देखिए इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या होता है, देखिए कोई भी अगर वास्तविक चीज़ है तो उसे हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काल्पनिक चीज़ है यानी जिसे हम सोचते हैं तो उसे हम कहीं पर नहीं ले जा सकते हैं। इसका ट्रिक हो गया। अब अगला है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। देखिए जो सच्चाई बात होता है, यानी जो वास्तविक बात होता है वो हमेशा उल्टा होता है, वो हमेशा कड़वा होता है, लेकिन जो काल्पनिक बात होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक, और यही इसका ट्रिक है। और यहाँ पर हमारा ये प्रतिबिंब टॉपिक खत्म होता है। प्रतिबिंब में हम क्या देखें, प्रतिबिंब के बारे में सबसे पहले समझे, ये प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितना प्रकार का होता है, और उन सभी के बारे में, और साथ में अंतर भी देख लिया। और अंतर के बारे में जब भी आप देखेंगे तो पेज को आप 2 भाग में बांटें, यानी एक इधर और एक इधर मोट लीजिएगा, तभी आप इधर वास्तविक प्रतिबिंब और इधर काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों के बारे में अंतर लिख दीजिएगा। और इसके बारे में एक अलग से वीडियो लाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, यानी अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है विचलन कोण। और इसके बारे में हमें चैप्टर 2 में पढ़ना था, लेकिन हम इसमें पढ़ा देते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे विचलन कोण में कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए गए भाग और परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। देखिए कि यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये इधर चल गया, और इसके बारे में अभी आपको समझ में नहीं, यही सीधा समझिए कि जो आपतित किरण है, और हम यहाँ पर अभी आपको समझाते हैं। लोग जाइए, यहाँ पर ये चित्र गलत लग गया हमें जैसा लगता है, लोग जाइए यहाँ पर। ठीक, अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक, जो 2 मिनट। ठीक, अब यहाँ पर समझते कहता है कि देखिए यहाँ पर ये हो गया परावर्तक होता है, बस ये किरण आया इधर परावर्तन होकर चला गया है, इसमें आपको यहाँ से समझ गए। अब कहता है कि आपतित किरण को अगर बढ़ा दे, आपतित किरण को बढ़ा दिए तो कहता है कि हाँ आपतित किरण मतलब ये जो भाग बढ़ा और परावर्तित किरण के बीच ये जो भाग बढ़ा और ये जो है इसके बीच जो कोण बन रहा है इसे कहेंगे विचलन कोण कहेंगे। और एक बात अगर आप गौर कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये 2 तरह से बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, यानी एक घड़ी की दिशा में बन रहा है और एक घड़ी के उल्टा दिशा में बन रहा है।
और ये दो तरह से बनता है, जैसे हम बताए, घड़ी की दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। और ये जो कोण है इसे कहेंगे विचलन कोण। और इसे डेल से सूचित करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया होगा, इसे डेल से सूचित करते हैं। अभी हम वो फोटो निकालते हैं, देखिए यहाँ पर ये डेल लिखा है, यानी डेल का कुछ इस तरह साइन होता है, ये होगा डेल, इसे सूचित किया जाता है। और विचलन कोण का फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस 2 कोण, और यहाँ आई का मतलब क्या है, आपतन कोण, यहाँ आई का मतलब क्या है, आपतन कोण। और यदि 180 डिग्री में 2 गुना आपतन कोण घटा दे तो हमें मिल जाएगा विचलन कोण मिल जाएगा, ठीक। और इसके बारे में आपको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है दर्पण। अब यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है और ये सबसे लास्ट हो जाएगा, यानी समझ लीजिए कि अगर इन तीनों दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आप पेशेंस लग से वीडियो को देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दर्पण में देखेंगे कि वैसा चिकना और चमकीला सतह, मतलब ये दर्पण का परिभाषा देख लें। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो तथा एक भाग लंगा हो, दर्पण कहलाता है। देखिए, कोई भी एक चिकना और चमकीला सतह होगा जो प्रकाश के परावर्तन का जितना भी नियम होगा उसको पालन करता है, और साथ में एक भाग लंगा होगा। यानी देखिए, कोई भी चीज़ उसमें 2 भाग होता है, एक इधर से और एक इधर से, कथा कि कोई भी एक भाग लंगा होना चाहिए, तो वो दर्पण कहा जाएगा। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कौन सा, समतल दर्पण, दूसरा गोरिया दर्पण और दूसरा परवलय दर्पण। अभी हम परवलय दर्पण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम समतल और गोरिया दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। और यहाँ देखिए समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण में कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। अब यहाँ पर जो हम चित्र बनाए थे ये है समतल दर्पण का चित्र। देखिए इसका जो है, इसका सतह ये समतल है, और ये जो कहता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण। देखिए यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि इसकी जो इसका सतह ये भी समतल है, तो यह भी हो जाएगा समतल दर्पण। और जो हम घर में आईना यूज करते हैं, मतलब ये समझिएगा, जो हम घर में आईना यूज करते हैं, यानी जो हम घर में दर्पण का उपयोग करते हैं वो होता है समतल दर्पण ही होता है, क्योंकि उसका जो सतह वो समतल होता है और वो समतल दर्पण। अब इसके आगे हम समतल दर्पण का कुछ मतलब बात लिखे हैं। कहता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और बराबर बनता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। और हम क्या बताए थे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा आता और ये बराबर बनेगा। अब अगला है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ समझिए कि यदि कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है और इस पर प्रकाश की किरण कोई लंबवत यानी 90 डिग्री पर पड़ रही है, तो ये अगर लौटेगी, अगर इसका परावर्तन होगा तो ये इसी पर वापस चल जाएगी। इसका परावर्तन यानी जो इसका कोण बनेगा परावर्तन आपतन कोण, ये 0 डिग्री का बनेगा। यानी ये अगर ये 90 डिग्री पर आ रही है तो ये 90 डिग्री पर ही लौट जाएगी, क्योंकि ये सेम सिंपल जाती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक। और ये इसका एक समझिए कि गुण हो गया। अब अगला है समतल दर्पण में कोई वस्तु दर्पण के जितना आगे है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। अब इसका मतलब समझिए कि ये एक समतल दर्पण है और इसके आगे ये प्रतिबिंब है, और नहीं इसका आगे ये वस्तु है, और अगर ये वस्तु यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक। और इसके बारे में निम्न का क्वेश्चन भी बनता है, तो आप यहाँ से दिमाग लगाकर बना सकते हैं, ठीक। अभी हम लिख सकते हैं कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, ठीक। और यही होगा हमारा समतल दर्पण। और इसके आगे आपके एग्जाम में 2 नंबर वाले प्रश्न पूछता है कि समतल दर्पण की कोई 3-4 विशेषता बताएं। हम यहाँ पर 5-6 लिख दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, लेकिन इसके बाद हाँ यहाँ है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। यहाँ पहला है कि प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी अगर प्रतिबिंब का आकार देखिए, यानी प्रतिबिंब अगर इतना ऊंचा है तो जो वस्तु होगा वो भी इतना ऊंचा होगा, ठीक। अब अगला है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अगला है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये पार्श्विक रूप क्या है, इसके बारे में हम इसके बारे में भी देखेंगे। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, इसके बारे में भी पीछे देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं पार्श्विक मतलब पास परिवर्तन देखते हैं। लिखेंगे कि वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग दिखता है तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखता है, इसे कहते हैं पार्श्व विस्थापन। अब इसके बारे में समझिए विस्तार से।
होता है कि यदि आप समतल दर्पण में जाएंगे, यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो उसमें आपका बायां हाथ जो होगा, यानी जो आपका बायां भाग होगा वो दायां देखेगा और दायां भाग बायां दिखाएगा। इसे कहते हैं पार्श्विक। ये सीधा है। और यहाँ देखेंगे कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। किसमें? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक रूप से कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक। और पार्श्विक रूप क्या होता है ये आप समझिए कि कोई भी चीज़ है, यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में देख लें कि ये जो इधर इसका राइट हैंड है और इधर इसका और ये जो राइट हैंड है ये चित्र में इधर आ गया, यानी उल्टा हो गया। यानी जो इसका दाहिना भाग था ये इधर बायां बन गया और इधर जो बायां भाग था ये इधर दायां बन गया। ठीक। और यही चित्र में दिखा रहा है। तो आप इसका नोट्स ले लीजिएगा, इसका PDF का लिंक मतलब नीचे दिया गया, आप उनसे देख सकते हैं। और एक बात और कि जो अभी हम पीछे प्रतिबिंब पढ़ाए थे उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बना दिया गया, उसको भी जाकर देख सकते हैं। और जिसका भी अलग वीडियो बना दिया गया उसका लिंक नीचे दे दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण की परिभाषा में लिखेंगे, यहाँ परिभाषा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। यानी यहाँ कहता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का। अब यहाँ समझिए, ये गोला है, अब ये गोला है, अब ये गोला खोखला है। ये गोला कैसा है? ये गोला खोखला है। और अगर इसका कोई एक भाग को काट के हटा लिया जाए, अगर इसका कोई एक भाग को काट के हटा लिया जाए तो ही बन जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। और यह जो दर्पण है यह दो प्रकार का होता है, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। और ये परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है इसको आप मतलब देखिए, कोई भी चीज़ को याद करने का ज़्यादा कोशिश नहीं कीजिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कोई चीज़ को समझ जाते हैं तो उसको वह अपने आप याद हो जाएगा। और कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोला। अब परावर्तक सतह के बारे में बताते हैं कि जहाँ से परावर्तन होता है, जहाँ से उसमें मतलब कुछ कम होता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। और यह जो होगा यह किसी खोखले गोले का भाग होगा, तो इसे ही कहेंगे गोलीय दर्पण। ठीक। चलिए देखते हैं अब अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, परावर्तक सतह धसा होगा तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होगा। यहाँ देखिए कि इसमें चित्र उल्टा हो गया, आपको दिखाई पड़ रहा नहीं तो हम बनाते हैं। ये जो है ये होगा इसका मतलब परावर्तक सतह, और ये देखिए धसा मतलब अंदर की ओर देखिए ये धसा है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पहचान है कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होगा और अवतल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में उभला होगा और अवतल दर्पण में धसा होगा। और एक बात और, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात क्या है, मतलब लिखा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। ये अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। और यहाँ अवतल दर्पण के बारे में इतना ही था, मतलब कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, यानी जिससे क्या परावर्तन होगा ये धसा होगा। देखिए कि इसमें जो भी कम होगा ये इधर से होगा, किधर से होगा? इधर से होगा। और ये धसा है, इसका मतलब ये हो गया अवतल दर्पण। और उत्तर में देखिए कि ये उभला है, नहीं मतलब ये हम सॉरी बोल दिया, मतलब इसका जो कम होगा ये इधर से होगा। और मतलब देखिए कि जिस तरफ से कम होता है वही होता है परावर्तक सतह। इस तरफ से कम हो रहा है तो ये होगा परावर्तक सतह। और ये देखिए ये ऊपर की ओर उभला है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभला होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसके बारे में आगे भी देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे में देखिए हम सबसे पहले आगे जाने से पहले एक बात बता देते हैं कि दर्पण के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे है कि कुछ महत्वपूर्ण पद की परिभाषा। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण पद की परिभाषा देखे थे और यहाँ पर भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पद की परिभाषा। यहाँ पर एक चित्र था, उसके बारे में नहीं है, तब पर भी देख लेते हैं। होता है कि ध्रुव, सबसे पहले देखते हैं ध्रुव के बारे में। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक गोलीय दर्पण लेते हैं, एक गोलीय दर्पण ले रहे हैं, ये हो गया गोलीय दर्पण। और इसका अगर मध्य बिंदु करेंगे, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो हो जाएगा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। अब अगला है, और इसे पी से सूचित करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव और इसे पी से सूचित करते हैं। अब अगला है वक्रता केंद्र।
दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उससे केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए ये कि यदि कोई भी दर्पण है तो वह गोला से ही बना होगा और वो गोला जो होगा वो गोला खोखला होगा। वो गोला कैसा होगा? वो गोला खोखला होगा और उसके केंद्र को, अब देखिए पहला बात गोला है तो गोला का केंद्र होगा, मान लीजिए इसका केंद्र ये है, अगर ये केंद्र है तो ये कहलाएगा वक्रता केंद्र। ये दर्पण का कहलाएगा क्या? वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक, और इसके आगे है, अब देखिए कि ये वक्रता केंद्र है तो वक्रता त्रिज्या भी होगा। त्रिज्या क्या होता है इसके बारे में आप लोग गोले बारे में नहीं मैथ में पढ़े होंगे और ये हो गया त्रिज्या। अब एक बात बता देते हैं कि ये जो केंद्र है मतलब वक्रता केंद्र इसे सी से सूचित करते हैं और ये जो वक्रता त्रिज्या है इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ भी पढ़ लिए एफ से नहीं, इससे आर से सूचित किया जाता है, सॉरी। ठीक, अब यहाँ है कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। अब अगला है वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में बता दिए थे कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। अब अगला है प्रधान अक्ष या मुख्य। प्रधान अक्ष क्या होता है कि अगर इससे कोई एक सरल रेखा गुजर रही है, इससे कोई एक बड़ा सरल रेखा गुजर रही है तो ये कहलाएगा प्रधान अक्ष। यहाँ देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। अब देखिए ये प्रधान अक्ष कोई सीमित नहीं है, इससे आगे भी हो सकता है, यानी दर्पण और वक्रता केंद्र से ये आगे भी हो सकता है, इसमें कोई सीमित नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें इतना ही था, मतलब इसमें देख रहे थे ध्रुव के बारे में देख लिए और वक्रता केंद्र, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, उसके बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में देख लिए। अब आगे है फोकस। फोकस के बारे में देखते हैं कि फोकस में लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण की फोकस कहा जाता है। यहाँ समझिए गोलीय दर्पण, यहाँ देखिए गोलीय दर्पण है। अब इसको एक बार काट के निकालते हैं। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर सीधा एक दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण है। अब ये हो गया प्रधान अक्ष। अब इस प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आएगा और ये समांतर किरण आएगा, ये परावर्तन होगा और ये परावर्तन होकर अगर परावर्तन होकर गुजरेगा तो ये प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा तो उसे कहेंगे फोकस कहेंगे, यानी उसे कहेंगे फोकस कहेंगे। और ये हो गया अवतल दर्पण में, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये हो गया अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ आभासी बनता है। हम देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण होगा, ये प्रधान अक्ष हो गया और इधर से किरण आ रही है और इधर चल गई तो यहाँ पर देखिए प्रतीत हो रही है मिलते हुए, और ये हो गया फोकस हो गया। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए। यहाँ इसका चित्र भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगला है कि फोकस दूरी। अब एक बात और कि इसे ऐप से सूचित किया जाता है। किसी ऐप से सूचित किया जाता है? गोलीय दर्पण के फोकस को ऐप से सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या कि फोकस दूरी। आगे क्या है? फोकस दूरी में कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण का फोकस होता है, यानी एफ जो होता है उसके और पी के बीच की जो दूरी होता है उसे कहते हैं फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि कौन होगा बड़ी और कौन होगा छोटी। ये होगा बड़ी, इसे मतलब क्लियर कर लीजिए कि जो ये फोकस है इसको बड़ी एफ से सूचित करेंगे और जो फोकस दूरी है इसे छोटी एफ से सूचित करेंगे। ठीक, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर हमारी ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब आगे आता है किरण आरेख। आगे आता है ना, इससे पहले भी कुछ है, इससे भी देख लेते हैं। इसके पहले है अवतल दर्पण की मुख्य विशेषता, यानी अवतल दर्पण में क्या क्या बात है इसके बारे में। पहला बात है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसके बारे में न जाने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितनी बार पूछा गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब अगला है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा या छोटा दोनों बन सकता है, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है कभी और कभी छोटा भी बनता है। अब अगला है कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है ये सीधा और उल्टा दोनों बनता है, बड़ा और छोटा दोनों बनता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है। और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण की विशेषता। अब इसका सीधा उल्टा होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में है कि इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसके पीछे वाला भी ठीक था ना, हाँ ठीक है।
इसके उत्तर में मतलब इसका आगे लिखा है कि उत्तर दर्पण की प्रमुख विशेषता। उत्तर दर्पण की विशेषता है कि इसकी फोकस दूरी किस तरह होगी, धनात्मक होगी। उत्तर दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ये छोटा होगा, और उत्तर दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा और ये काल्पनिक होगा। अगर सीधा होगा तो ये काल्पनिक अपने आप हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे है गोलिया दर्पण में चिन्ह का निर्धारण ध्रुव से किया। अब ये जो है ये पॉइंट आपको अंकित प्रश्न सॉल्व करने में बहुत हेल्प देगा, नहीं बहुत मदद करेगा कि गोलिया दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कौन से होता है, ध्रुव से होता है। कौन से होता है, ध्रुव यानी पी से होता है। किसका निर्धारण, चिन्ह का निर्धारण कौन से होता है, पी से होता है। और यहाँ पर देख लीजिए किसके बारे में, पहला देख लीजिए उत्तर दर्पण की विशेषता, और जिसके बाद देख लेते हैं अवतल दर्पण की विशेषता। और यहाँ पर हमारा मतलब मेन टॉपिक था वो ख़त्म होता है, और लेकिन इसके बाद भी अच्छा टॉपिक है वो है कि अवतल दर्पण के। अब देखिए कि यदि आपको याद होगा तो इससे पहले हम देखे थे क्या, आपको याद होगा ये देखे थे हम कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और क्यों कहते थे ये नहीं देखे थे। अब यहाँ देखते हैं कि क्यों कहते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे कि अवतल दर्पण के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है। देखिए हम जब किरण पुंज पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे अगर एक बिंदु पर जमा होगा तो उसे कहेंगे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि एक बिंदु पर जमा हो रहा है तो उसे कहेंगे अभिसारी दर्पण। यहाँ देखिए कि यहाँ अगर सब किरण आ रहा है तो एक बिंदु पर जमा हो रहा है, एक बिंदु पर जमा हो रहा है, एक बिंदु पर जमा हो, तो इसे कहेंगे अभिसारी दर्पण कहेंगे। तो हाँ देख लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, और ये एग्जाम में 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसमें लिखना है कि अवतल दर्पण के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसी तरह होगा उत्तर दर्पण में लिखेंगे उत्तर दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से आते हुए पलटित होती है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें एक बिंदु से आती हुई पलटित होती है, जैसा कि हम देखे थे किरण पुंज में देखे थे कि एक बिंदु से आती हुई पलटित हो, यानी फैलती हुई पलटित हो रही है, तो उसे कहते हैं अपसारी दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, और वहाँ कहते थे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक। और इसी तरह आप इसे मतलब देखिए कि कोई भी चीज़ को ट्रिक से याद कीजिएगा तो वो बहुत देर तक याद रहेगा। इसे भी आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत देर तक याद रहेगा, और इसका चित्र बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे है कि मतलब यहाँ समझिए कि आगे हम जो आएगा टॉपिक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 3 से 4 में फिक्स बना है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है कि किरण आलेख यानी कोई वस्तु को कहाँ पर लिखेंगे तो उसका किरण आलेख कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए कुछ नियम होता है। नियम क्या है, पहला नियम सबसे पहले देखते हैं कि गोलिया दर्पण में बनने वाली किरण आलेख के लिए नियम। पहला नियम है कि जब आपतित प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। अगर कोई भी किरण है तो उसको अगर प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। और इसी तरह उत्तर दर्पण में होगा यदि देखिए समझिए यदि कोई भी किरण है उसे अगर प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। और दूसरा नियम है कि जब आपतित प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद अपने रास्ता में लौट जाता है। यहाँ क्या कहते हैं कि यदि मतलब प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेजा जाता है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा उसका, वो सीधा उसी रास्ता में लौट आएगा, ठीक। और वो कहता है ये नियम कहता है मतलब ये देखिए अवतल दर्पण है, ये अगर सी से होगा तो ये सी से ही लौटा है। अब देखते हैं अगला कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ताकि जब आपतित प्रकाश की जो किरण होती है उसको अगर फोकस से भेजेंगे तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, यानी ये पहला का उल्टा है। ये जो इसका उल्टा है इसमें क्या आता था, इसमें प्रधान अक्ष के समांतर भेजते थे, लेकिन दूसरा में क्या आता है फोकस से भेजेंगे तो ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक। और ये उसका उल्टा है, यानी एक का उल्टा था। चौथा में है कि जब प्रकाश की किरण को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। इसको एक अलग से समझाते हैं। देखिए कि ये कोई दर्पण है और ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया, और यहाँ पर पी यानी पोल यानी ध्रुव है। देखिए कि अगर कोई भी जो ये किरण है उसको अगर ध्रुव से भेजा जाता है तो ये समान कोण बनाते हुए यानी ये कोण बराबर
हो जाएगा। अगर ये कोण ये कोण के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। अगर ये परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है तो ये जो है ये अभिलंब का काम करेगा। यही कहता है ये नियम कि जब प्रकाश की किरण को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें अभिलंब का काम कौन करता है? इसमें अभिलंब का काम करता है कौन करता है? अभिलंब का काम करता है प्रधान अक्ष करता है, ठीक, जिसके बारे में बताए थे। और यही 4 नियम है जिससे कि पूरा किरण आरेख बनेगा। तो इसके आगे देखते हैं क्या अवतल दर्पण में किरण आरेख। पहला में जब वस्तु अनंत पर होगा तब क्या होगा। देखिए हम बताए थे पहले कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो मतलब रेखा चाहिए। यहाँ पर भी 2 रेखा चाहिए। देखिए अगर अनंत से आ रहा है तो देखिए एक किरण को हम मतलब दोनों किरण को हम प्रधान के समांतर भेजेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बन जाएगा? वो बन जाएगा कहाँ पर? हमारा फोकस पर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। और ये दोनों किरण मिल जाएगा। यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहाँ पर है? F पर है। और जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है और आकार में बहुत छोटा यानी बिंदु साइज है, यानी बिंदु साइज है इसका प्रतिबिंब है। अगर वस्तु अनंत पर लिखा होगा तब ऐसा होगा और इसको बारे में आप देख लीजिएगा। अब अगला है कि जब वस्तु अनंत और C के बीच होगा। अब क्या होगा? अनंत और C के बीच आ रहा है। अगर अनंत और C के बीच है तब देखिए कि यहाँ पर हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि अगर अनंत और C के बीच में है। देखिए यहाँ अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष हो गया। इसके बाद ये हो गया P हो गया, ये हो गया F हो गया, ये हो गया C हो गया। अब देखिए कि क्या कहता है कि अनंत और C के बीच यानी यहाँ पर है। अगर यहाँ पर है तो सबसे पहले एक किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा को क्या करेंगे कि C से होकर अगर C से गुजारेंगे तो हम बताते हैं कि ये C से ही लौटाएगा। इसका मतलब जो इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है C और F के बीच बन रहा है। लिखेंगे कि प्रतिबिंब C और F के बीच बन रहा है। वास्तविक और उल्टा आकार में ये भी छोटा है, लेकिन ये बहुत छोटा था और यहाँ पर सिर्फ छोटा है। और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक। अब तीसरा में है कि जब वस्तु C पर होगा, तो इसका क्या बनेगा कि यहाँ पर जब वस्तु C पर है तो इसको भी बनाते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ठीक। अब कहता है कि C पर है, किस पर है? C पर है तो एक किरण F से होकर गुजरेगा और दूसरा जो दूसरा है वो C से होकर गुजरेगा। C से होकर गुजरेगा तो ये C से ही लौट आएगा। और यहाँ पर देख ले कि आप ये C पर ही मिल रहा है। अब ये C पर कैसे मिलेगा ये देखिए पहला बात क्या था कि ये पहला किरण F से होकर गुजरा और दूसरा में क्या था ये मतलब इसे C से होकर गुजारा है तो ये इधर से लौटाया तो ये देखे कि ये C से मिल रहा। और एक बात और ये जो होगा ये दोनों बराबर होगा, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई ये दोनों बराबर होगा। देखिए कि प्रतिबिंब की स्थिति C पर होगी और प्रकृति जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा और आकार में बराबर होगा। चौथा देखते हैं। चौथा कहता है कि जब वस्तु जो होगा वो C और F के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तब जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो C और अनंत के बीच होगी। वो कहाँ होगी? वो C और अनंत के बीच होगी, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। इसके हिसाब से पहले एक दर्पण लिए, उसके बाद यहाँ पर P दिए, यहाँ पर F लिए और यहाँ पर P दिए। अब क्या कहता है? C और F के बीच, यानी यहाँ पर है C और F के बीच है तो सबसे पहला किरण F से होकर गुजरेगा यानी प्रधान उसके समांतर जाएगा। और जो दूसरा है वो दूसरा कहाँ से जाएगा? दूसरा जाएगा कहाँ से? ये होकर जाएगा कहाँ से? F से होकर जाएगा। देख लेते, सॉरी। अब कहता है दूसरा जो जाएगा वो दूसरा होकर कहाँ से किरण जाएगा? दूसरा भी F से होकर जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बनाया गया है कि देखिए सबसे पहला जो किरण है ये F से होकर गुजरेगा यानी प्रधान के समांतर का तो इधर चलेगा। और हम चौथा नियम बताए थे कि इसके उल्टा भी संभव है। अगर F से गुजारे तो ये प्रधान के समांतर से जाएगा और ये समांतर गया तो ये यहाँ पर आके मिल गया। अगर यहाँ पर मिला तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ठीक। अब इसके बारे में आप फिर से बताते हैं कि देखिए जो यहाँ पर ये सबसे पहला जो किरण जाएगा वो प्रधान के समांतर जाएगा तो ये F से होकर गुजरेगा। और दूसरा में इसका मतलब उल्टा करेंगे, अगर F से गुजरेंगे तो ये प्रधान के समांतर जाएगा तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये C और अनंत के बीच में मिलेगा। और जो वास्तविक और उल्टा होगा इसका प्रतिबिंब जो होगा ये आकार में बड़ा होगा। अगर आप इसे बनाइएगा हिसाब से तो इसको आप ऐसा मिल जाएगा। लेकिन हम इसके बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाँचवा है कि जब वस्तु एफ पर होगा, यानी जब वस्तु फोकस पर होगा तब क्या होगा। देखिए अगर फोकस पर है तो इसके उल्टा करेंगे, यानी अगर फोकस है तो इसको पता उसके समुद्र जाएगा, और जब समुद्र जाएगा तो ये कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब होगा ये अनंत पर बनेगा, और ये वास्तविक और उल्टा है और ये बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। छठा जो सबसे लास्ट स्थिति है वो क्या है कि जब प्रतिबिंब एफ और पी के बीच बनेगा। अगर देखिए ये चित्र को बड़ा करते हैं, अगर एफ और पी के बीच है, देखिए एफ और पी के बीच है तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर है, और पहला जो किरण है वो फोकस से होकर गुजरा, मतलब प्रधान की समुद्र का तो ये फोकस होकर गुजरा। लेकिन ये देखेगा कि और जो दूसरा है वो पी से होकर गुजारेंगे, कि हम क्या बताते हैं अगर पी से होकर गुजरेगा तो समान कोण बनाते हुए आगे जाएगा, और अगर समुद्र कोण बनाते हुए आगे जाएगा तो ये देख ले कि ये आगे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए हम पीछे मिलाएंगे। इसका मतलब ये आभासी बन जाएगा। अगर आभासी बनेगा तो ये कहाँ पर, इसके बारे में लिखेंगे कि रुक जाइए, इसके बारे में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो दर्पण के पीछे है, और प्रकृति के साथ आभासी और सीधा है, और आकार में बड़ा है, ठीक। चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, और इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। आप सोचते हैं कि इतना छोटा में 5-6 मिनट में कंप्लीट होगा, ऐसा बात नहीं है। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या कहता है कि देखिए उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति समझ है। पहला में क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो इसमें भी वही बात होता है कि यह पर, लेकिन इसमें सभी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसमें क्योंकि उत्तर दर्पण इसलिए इसमें सभी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, ठीक। और यहाँ पर आप इसका क्षेत्र भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर में क्या कहता है कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच, यानी जब वस्तु पी और अनंत के बीच होगा तो क्या होगा, तो होगा यानी प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा वो दर्पण के पीछे होगा। कहाँ होगा, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा एफ के बीच। देखिए पहला बात ये जो प्रतिबिंब होगा ये दर्पण के पीछे होगा, और क्या होगा, और ध्रुव यानी पी तथा एफ के बीच बनेगा, पी तथा एफ के बीच बनेगा, और ये उत्तर है इसलिए आभासी और सीधा बनेगा, और आकार में बहुत छोटा होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर किरण आरेख खत्म होता है, और उत्तर दर्पण का इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अवतल दर्पण का इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, तो आप चिंता मत करिए। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, और इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दिया, उसको भी आप प्रेस में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अवतल दर्पण का उपयोग पहला है कि हजामत दर्पण बनाने में, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण बनाने में क्या जाता है, उसके बाद टॉर्च में, उसके बाद सोलर कुकर में, उसके बाद सर्च लाइट में, उसके बाद टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है, आप देख लीजिएगा। अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में, यानी जो टॉर्च होता है, ये जो स्ट्रीट लाइट है ये मतलब वहाँ पर लगा होता है, लोड पर लगा होता है। अगला है दूरबीन, उसके बाद साइड मिरर के रूप में जो गाड़ी में लगा होता है। अगला है अब यहाँ पर अगला टॉपिक शुरू होता है, यानी कौन सा टॉपिक है, ये है चिन्ह परिपाटी, यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी में क्या है, में कहता है, देखिए चिन्ह परिपाटी का जो काम आता है, ये जब निम्नलिखित प्रश्न बनाते हैं तो उसमें चिन्ह परिपाटी का काम आता है। इसमें लिखेंगे कि गोरिया दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों का अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता है, इसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कहता है कि अभी हम जब किरण आलेख खींच रहे थे तो उसमें आप देख रहे थे कि जो प्रतिबिंब होता है कभी इधर बनता है कभी उधर बनता है, और जब इसका सॉल्व करते हैं, यानी जब दर्पण सूत्र जब आप बराबर r/2 के बारे में इसमें जब देखते हैं तो जो उसका चिन्ह कभी माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है, तो इसी को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी है, उसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। और हम देख सकते हैं कि देखिए इसमें सीधा मैथ वाला नियम लगता है, अगर ऊपर की ओर है तो प्लस, अगर नीचे की ओर है तो माइनस। इसमें सीधा इस तरह होता है, ये होगा अगर ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, अगर इस साइड है तो माइनस, अगर इस साइड है तो प्लस, इस तरह हो जाएगा, किसमें, चिन्ह परिपाटी में हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अगला, आगे क्या है कि गोरिया दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध और दर्पण सूत्र, ये दो जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर इससे फिक्स रहता है, और इसके बारे में 3 वीडियो है, और उन तीनों वीडियो का लिंक नीचे दे दिया गया, उनसे आप देख लीजिएगा इन तीनों वीडियो को, और ये तीनों वीडियो से आकर आपके एग्जाम में पोस्ट मत फिक्स है, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं बताए, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बताए। चलिए देखते हैं आगे, यानी ये सबसे लास्ट टॉपिक होगा, यहाँ देखते हैं बस सबसे लास्ट है, यहाँ सबसे लास्ट है आवर्धन। और आवर्धन में एक व्यंजक होता है, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बना दिया। देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दिया गया, आप उनसे देख लीजिएगा। अब आवर्धन में लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो वस्तु की ऊंचाई होती है उसके अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा है और वस्तु कितना ऊंचा है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, इन दोनों के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। इसे एम से सूचित किया जाता है, यानी आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है और सूत्र होता है एम बराबर माइनस वी बाय यू। सूत्र क्या होता है, मैंने एम बराबर माइनस वी बाय यू। अब इसके बाद जो है ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। देखिए अगर एम का मान माइनस में आ रहा है, एम का मान माइनस में आ रहा है तो जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बनेगा, और अगर उल्टा है तो ये वास्तविक होगा। और इसके विपरीत अगर देखेंगे, अगर आवर्धन धनात्मक है, आवर्धन अगर पॉजिटिव है तो जो प्रतिबिंब होगा ये सीधा होगा और प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, ठीक। और यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, यानी यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बन रहा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।